मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम कर रहे हैं दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने किया था, सबसे पहले हमने किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है और वो जो रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर वो कन्वर्ट होता है, प्रोसेस होकर कन्वर्ट होता है फाइनल गुड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, है ना। विनिर्माण का मतलब होता है, विनिर्माण का मतलब होता है कि जब कोई भी कच्चा माल जो है वो मशीनों द्वारा वस्तुओं में परिवर्तित होकर अंतिम उत्पाद कहलाता है, उसको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और उसमें हमने पहले पढ़ चुके कि बहुत सारी उनके आधार पर बहुत सारे उद्योग हैं, जिसमें कि हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखते हैं। देन हमने देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। आज जो हम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे भी उनका विभाजन है। और वो दो जो डिवीजन है, और वो कौन कौन से हैं? वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी कि अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप या स्वामित्व के आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हैं। वन इज पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि जिसमें जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उद्योग होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, जिसको कि हम सार्वजनिक क्षेत्र बोलते हैं, वो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें कि BHEL हरिद्वार में है आपका BHEL, देन यूनाइटेड नेशन इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, देन BSNL, ये सब क्या है? सरकारी संस्थाएं हैं, है ना। देन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें क्या आते हैं? टाटा या रिलायंस। तो जो टाटा और रिलायंस है वो कैसी है? प्राइवेट कंपनी है। और ये जो टाटा और रिलायंस है प्राइवेट कंपनी होने के साथ साथ ये जो है अब जो ये टाटा इंडस्ट्री या अगर हम बात करते हैं तो टाटा इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्राइवेट कंपनी है। और प्राइवेट कंपनी हमेशा ध्यान रखना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना चाहती है? प्रॉफिट कमाना चाहती है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी हमेशा क्या करना चाहती है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाना चाहती है? प्रॉफिट को कमाना चाहती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम चलते हैं कि ज्वाइंट सेक्टर्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स भी होते हैं। बेटा ज्वाइंट सेक्टर्स जो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ज्वाइंट सेक्टर होते हैं जिसे हम संयुक्त क्षेत्रक बोलते हैं, वो क्षेत्रक ऐसे क्षेत्रक होते हैं जिसमें सरकार और जो निजी हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है और जिसमें कि इंडिविजुअल दोनों एक साथ मिलकर किसी कंपनी को चलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ जॉइंट सेक्टर कंपनी। ठीक है। तो ज्वाइंट सेक्टर क्या क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइंट सेक्टर? जिसमें दोनों यानी कि सरकार भी और जिसमें कि व्यक्ति भी, यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलकर उस फैक्ट्री को चलाते हैं, उस इंडस्ट्रीज को चलाते हैं। और उसका जो एग्जांपल है वो क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इज जॉइंटली रन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो आपको दिमाग में रखना है कि प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट होता है और प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऐसे हमारे देश में ऐसी फैक्ट्रियां भी हैं या ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो दोनों के द्वारा एक साथ चलाए जाते हैं। जब वो दोनों के साथ द्वारा एक साथ चलाए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्टर। वो क्या हो जाएगा बच्चों? ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है। देन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। Cooperative sectors industries are owned and operated by producers or suppliers of raw material. अब जो ये cooperative sectors हैं वो उन लोगों के द्वारा चलाई जाती हैं जो कि कच्चे माल की सप्लाई को उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? जॉइंट कोऑपरेटिव सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जो रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराते हैं और साथ में वर्कर्स को भी उपलब्ध कराते हैं। They pool their resources and share the profit of loss of personality. For example, sugar industries in Maharashtra and the coir industry in Kerala. तो इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ साथ वो वर्कर भी प्रोवाइड करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर्स। ठीक है। सहकारी क्षेत्रक। एक होते हैं ज्वाइंट सेक्टर, दूसरे कौन से होते हैं? सहकारी क्षेत्रक, जिसमें कि जो प्रोड्यूसर है वो रॉ मटेरियल के साथ साथ लेबर भी प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र एंड द कॉयर इंडस्ट्रीज इन केरल।
अब हम चलते हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो डिवाइड है हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज, यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनको कि भार के आधार पर यानी कि वेट के आधार पे डिवाइड किया गया है। तो पहले हैवी यानी कि भारी, और दूसरी है लाइट इंडस्ट्रीज। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा हैवी इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि हैवी इंडस्ट्री यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड यूज प्रोड्यूस हैविंग द मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल जो एरोप्लेन्स बन रहे हैं या बड़ी बड़ी जो मशीनें बनती हैं, ये सब क्या होती है, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। तो वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे बड़ी मशीनें बनती हैं, लोहे से बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज, ये बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े उद्योग हैं, ठीक है। छोटे उद्योग कौन से होंगे, जिसमें कि छोटी ही चीजें बन रही है, जैसे कि वॉचेज हो गई, घड़ी हो गई। तो घड़ी क्या है, लाइट वेट इंडस्ट्री है, वहाँ पे ट्रैक्टर तो नहीं बन रहा है ना, तो लाइट हो गया। तो जहाँ पे हैवी हो गया तो वो हैवी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, जहाँ पे हल्के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो लाइट हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, वॉचेस हो गए, स्विंग मशीन्स हो गई, ये सब क्या है, लाइट वेट इंडस्ट्रीज हैं। ये सब क्या है, लाइट वेट इंडस्ट्रीज हैं। इज इट क्लियर? यहाँ सब बच्चों को क्लियर हो गया? ठीक है। इसका एग्जांपल है टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका एग्जांपल है वॉचेस। आप वॉचेस ले सकते हो, HMT वॉचेस है, टाइटन वॉचेस है, टाइमेक्स वॉचेस है, या इलेक्ट्रिक फैंस है आपके, जैसे उषा है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फैंस है। तो ये सब कैसे है, ये सब लाइट वेट मशीन्स है। तो आपके क्लासेस में जो लगे हुए हैं वो कौन से उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइट वेट मशीन से क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि भाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बच्चों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कच्चा माल देती हैं कृषि से, एग्रीकल्चर से। तो ऐसे उद्योग जो एग्रीकल्चर से कच्चा माल लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग जो है वो कैसे चलते हैं, किस पर निर्भर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर पर निर्भर। आपको मालूम होता है, मालूम होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर है वो किस क्या कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है। तो जितने भी उद्योग हैं जो कि कृषि से यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जब कच्चा माल लेते हैं तब उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कौन सी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज? हाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विच टू टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। देन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, और वो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता भी है। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो डिटेल में आएगा आपका, इसमें MCQ कम आएंगे, इसमें डिटेल में आएंगे। तो जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज अबाउट कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग की बच्चों जब हम बात करते हैं, तो अब अभी मुझे कोई बताएगा, क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि भाई सूती वस्त्र उद्योग की लोकेशन कौन सी होगी इंडिया में, कौन से क्षेत्र में लगेगा, कौन से सॉइल एरिया में लगेगा? महाराष्ट्र में। और कौन सा सॉइल एरिया होगा, ब्लैक सॉइल एरिया, है ना। तो कॉटन इंडस्ट्री ज्यादातर उन एरियाज में लगाई जाती है बच्चों जहाँ पर की ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है। तो हमारी इंडिया में भी जो सबसे पहली कॉटन मिल लगी थी वो मुंबई में लगी थी इन 1854। तो पहली कॉटन मिल, पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगा, मुंबई में लगा। कौन से ईयर में लगा, 1854 में लगा, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री इज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री ज्यादातर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है और गुजरात में है, ठीक है। इट इज इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। इसका रीजन क्या है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले कहाँ लगी, मुंबई में लगी। कौन से ईयर में, 1854 में जो है ये इंडस्ट्री लगी है, ठीक है। अब इसका जो एरिया है वो कौन सा, ज्यादातर गुजरात एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड गुजरात आर द टू मेन एरियाज वेयर द कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज बीन लोकेटेड, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है, सबसे पहला जो रीजन है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, रॉ कॉटन ड्यू टू ब्लैक सॉइल, है ना। ब्लैक सॉइल होने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन उगाया जा पाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो वहां पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है, मैम ने बताया हुआ है, रेगर सॉइल। वेरी गुड, किसने दिया आंसर, यस वेरी गुड, रेगर सॉइल। तो रेगर सॉइल इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल विच इज ग्रोन, बहुत ज्यादा ग्रोन होती है कहाँ पर, महाराष्ट्र और गुजरात में। व्हाई इट इज ग्रोन, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल होने के कारण उस एरिया में बहुत ज्यादा क्या उगता है, कच्चा कॉटन उगता है, कच्चा कपास उगता है, ठीक है। फिर क्या है
कि महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज। वहाँ पे पोर्ट भी है ना, ना केवल बंदरगाह भी है, वहाँ पे हवाई जहाज भी है, वहाँ पे रेलवेज भी है, वहाँ पे रोड्स भी हैं। इसलिए बहुत अच्छी गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होने के कारण भी महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल पाई गई है। इज इट क्लियर? देन अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, वहाँ पे सस्ते श्रम बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र में। फिर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो भी जलवायु के अनुकूल है, यानी कि परिस्थितियों के अनुकूल है। जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट है, और कॉटन ग्रो करने के लिए मॉइस्चर ही चाहिए होता है। मॉइस्चर का मतलब है कि जब नमी होगी, आर्द्रता होगी उसमें हवा में, तब ये क्रॉप अच्छे से लगाई जा सकती है। देन दूसरी बात क्या है कि जो महाराष्ट्र और जो गुजरात है, इसका जो कॉटन है वो एक्सपोर्ट भी होता है। ठीक है, और वो एक्सपोर्ट कहाँ होता है? जापान में, यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, श्रीलंका में, नेपाल में, जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे इंडिया का कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होता है। तो इसलिए जो कॉटन जब एक्सपोर्ट होता है, तो वो जो महाराष्ट्र है, जो गुजरात है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाता है। इंडिया की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो कच्चा माल है वो कहाँ जा रहा है? फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है, और फॉरेन कंट्री से जो रिटर्न मिल रहा है वो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में मिलता है, और इससे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है। इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल है। ठीक है। देन उसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स, है ना। जो कॉटन टेक्सटाइल है में जो कॉटन है वो 3 तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। एक तो हैंडलूम, देन इन पावरलूम, देन मिल्स। हैंडलूम मीन्स हाथ से चलाने वाले चरखे। ठीक है। पावरलूम मीन्स बिजली से चलाने वाले चरखे, और मिल्स मीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मिल्स लगाई जाती है। तो 3 तरीके से भारत में कॉटन या कपास को प्रोड्यूस किया जाता है। किस रूप में परिवर्तित किया जाता है? क्लोथ में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो अगर मान लो, अब आपसे मैंने एग्जांपल पूछती हूँ कि मान लो कपास कॉटन इंडस्ट्री है महाराष्ट्र और गुजरात में, तो उसको किस तरीके का कच्चा माल चाहिएगा? ओनली रेज योर हैंड। उसको किस तरह का कच्चा माल चाहिएगा? केवल एक ही बच्चे को आंसर आता है? हाँ बेटा। नहीं, कच्चा माल किस तरीके का चाहिए? कच्चा माल, रॉ मटेरियल कौन सा चाहिएगा उसको, अगर उसने कॉटन इंडस्ट्री लगाई है? हाँ बेटा। कच्चा माल कौन सा होगा भाई इसमें? कॉटन होगी ना भाई, कपास होगा। किसी भी कॉटन इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल कौन सा होगा? कपास होगा। ठीक है। सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री कहाँ लगी? मुंबई में। इन विच ईयर? 1854 में। वाई इज इन महाराष्ट्र एंड बॉम्बे? पहला पॉइंट बताएंगे, वाई इन महाराष्ट्र एंड बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री इज लोकेटेड। पहला पॉइंट। हाँ बताओ बेटा, लास्ट वाला। यस, बिकॉज वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल है। एंड व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल? ओनली रेज योर हैंड। हाँ बेटा। यस, रेगर सॉइल इज अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। ठीक है। बिसाइड दिस और क्या फैसिलिटीज है वहां पे? ओनली रेज योर हैंड। और क्या फैसिलिटीज है वहां पे? यस, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज ऑल्सो। वहाँ पे बंदरगाह भी हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी हैं, जिसके कारण आसानी से कॉटन का जो माल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। तो अगर मान लो मैं आपसे फिर से एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर वहाँ पे गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है तो कौन सा सेक्टर हो जाएगा? विच सेक्टर इट विल बी? प्राइमरी सेक्टर, यानी कि थर्ड सेक्टर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर भी आ गया, सेकेंडरी सेक्टर भी आ गया, और थर्ड सेक्टर भी आ गया। प्राइमरी सेक्टर कैसे आया? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर से क्या ले रहे हैं? यस, प्राइमरी सेक्टर से वो क्या ले रहे हैं? कच्चा माल ले रहे हैं। फिर सेकेंडरी सेक्टर क्यों होगा? क्योंकि यस, क्योंकि यस, वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज है जो कि क्लोथ को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर भी आ गया। टर्टरी सेक्टर क्यों आया? क्योंकि वहाँ पे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, गुड फैसिलिटीज हैं। ठीक है। इसके अलावा वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अनुकूल है, बिकॉज वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट क्लाइमेट है, जो कि कॉटन को उगाने में सहायक होता है। और ब्लैक सॉइल जो है वो उसमें अच्छे से ग्रो कर पाता है। क्या?
क्या ग्रो कर पाता है? कॉटन। कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां पर एक्सपोर्ट होता है, जहां पर एक्सपोर्ट होता है बेटा? और यस, यस, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, जहां पर एक्सपोर्ट होता है। अच्छा सुनो, जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे कंट्री को क्या फायदा होगा? इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, और क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, इससे इकोनॉमी बढ़ेगी, प्रॉफिट होगा, और इससे कंट्री क्या होगी? डेवलप्ड होगी, है ना? देन इंडिया में कितने तरह की कॉटन में, कॉटन टेक्सटाइल कितने तरीके से है? हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप्स। कौन कौन से? यस, yes, handloom, power looms and the mills are the 3 type of cotton textile produced in India, ठीक है? अब जो कॉटन टेक्सटाइल होता है, इसमें क्या क्या होता है? गिनिंग होता है, स्पिनिंग होता है। देन गिनिंग का मतलब होता है कि उसमें से जो कॉटन में जो बीज होते हैं ना, उसको निकाला जाता है। अगर आप देखोगे कपास का, किसी बच्चे ने देखा है कपास का पेड़? हाउ मेनी हैव सीन? कपास के पेड़ को अगर आप, जब रुई पकती है, रुई जब बाहर निकलती है, तो उसमें जो है ब्लैक कलर के बीज होते हैं, तो उसको निकाला जाता है, ठीक है? देन स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग मीन्स धागा बनाया जाता है। वीविंग का मतलब उसको कपड़े को बुना जाता है। फिर इसमें डाइंग होती है, उसमें रंगा जाता है, फिर इसमें डिजाइन किया जाता है, फिर टेलरिंग की जाती है, फिर पैकेजिंग कर दी जाती है, तब वो रेडीमेड गारमेंट प्रोड्यूस होता है, फाइनल गुड। तो इतने सारे प्रोसीजर से उस गारमेंट को निकलना पड़ता है, उस कॉटन क्लॉथ को निकलना पड़ता है। तो सबसे पहले हो रहा है गिनिंग। गिनिंग मीन्स बीजों को निकालना। फिर क्या होता है? स्पिनिंग होती है, चरखा की तरह उसको धागा बनाया जाता है। देन वीविंग होती है, वीविंग का मतलब कपड़े को बुना जाता है। फिर डाइंग होती है, डाइंग मीन्स उसमें कलर किया जाता है। देन डिजाइनिंग मीन्स उसमें डिजाइन वगैरह, प्रिंट वगैरह आप देखते हो, डिजाइन दिया जाता है। फिर कई बार रेडीमेड बनाने से टेलरिंग होती है, यानी कि टेलर उन कपड़ों को सिलता है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। देन इट प्रोड्यूस एज अ रेडीमेड गारमेंट, ठीक है? अब जो रेडीमेड गारमेंट है बेटा, दैट इज फाइनल गुड। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फाइनल गुड्स। तो इतनी सारे प्रोसीजर से होकर, एक इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोसीजर से होकर क्या बनता है? फाइनल गुड्स बनता है। तो जो सेकंड सेक्टर है, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फाइनल गुड्स। हमेशा आपको ध्यान रखना है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? फाइनल गुड्स। हिंदी में हम उसको बोलते हैं अंतिम उत्पाद। तो अंतिम उत्पाद या फाइनल गुड कहाँ प्रोड्यूस होता है? सेकेंडरी सेक्टर में। कहाँ प्रोड्यूस होता है बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर में प्रोड्यूस होता है। आई होप कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे से पता चला होगा। अकुल, पहली इंडस्ट्री कहाँ लगी है? अकुल, पहली इंडस्ट्री कहाँ लगी है? मुंबई में लगी है। कौन सी ईयर में थी? 1854 में। नेम ऑफ, अनदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, another name of black soil? Reger soil is another name of black soil. Reger soil is another name of black soil. Which climate is suitable for black soil? Moist climate, moist नहीं, moist climate is हिंदी में आर्द्रता बोलेंगे, moist climate बोलेंगे, is suitable for black soil. Name the countries where the cotton exported. एक मिनट, इसको आप कैसे लर्न करोगे? पहले आप करोगे यूएसए, देन यूरोपियन कंट्रीज 2 हैं, यूके एंड फ्रांस। देन एशियन कंट्रीज 3 हैं, वो हैं जापान, श्रीलंका, नेपाल, ठीक है? पहले यूएसए लर्न कर लो, फिर यूरोप। यूरोप में 2 कंट्रीज हैं, नेम दो कंट्रीज। यूनाइटेड किंगडम्स एंड फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है? देन आपका जो एशियन कंट्री, उसमें 3 कंट्री को लर्न करना है। एक है जापान, दूसरी है नेपाल, और तीसरी है श्रीलंका, ठीक है? इसमें श्रीलंका और नेपाल तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, और जापान इज फार अवे। जापान कैसी कंट्री है? क्या वो आइलैंड है या वो पेनिसुलर है? यस, जापान इज ए आइलैंड कंट्री। यस, जापान क्या है? आइलैंड कंट्री। वाई? क्योंकि जापान के चारों तरफ क्या है? वाटर। और ये जापान है ना, इसमें 4 आइलैंड है। जापान में कितने? 4 आइलैंड है। 4 आइलैंड में अलग अलग कंट्री जो है वो 4 आइलैंड्स में डिवाइड है। और वो जो 4 आइलैंड है, वो चारों तरफ क्या है? वहाँ पे वाटर है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाउ मेनी कॉटन टेक्स, हाउ द कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड? 3 मेथड कौन से हैं? Yes, handloom, power looms, and mills are the 3 methods of producing the cotton textile. ठीक है? Then what are the process in the, what are the 7 process in the producing the
रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे होगा? यस 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 यस, हाँ यस। कोई और बच्चा यहाँ पे जो बैठे हुए बच्चे हैं और ऑफलाइन, वो कौन बताएगा? सबको आना चाहिए ना बेटा, जब मैं यहाँ पे आपको इतनी मेहनत से पढ़ा रही तो इट मीन यू शुड नो द आंसर। किस बच्चे को मालूम है पूरे? हाँ बताओ। हम्म यस, 7 इसमें मेथड्स है, 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज गिनिंग, सेकंड इज स्पिनिंग, थर्ड इज वीविंग, फोर्थ इज डाइंग, फिफ्थ इज डिजाइनिंग, सिक्स इज टेलरिंग एंड देन पैकेजिंग, सेवंथ इज पैकेजिंग। ठीक है, तब उससे क्या प्रोड्यूस होता है? रेडीमेड गारमेंट। तो जो रेडीमेड गारमेंट है, रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल बताओ। द यूनिफॉर्म यू आर वियरिंग, है ना, जो यूनिफॉर्म आपने पहनी हुई है वो रेडीमेड गारमेंट है। आपकी शर्ट, आपकी जो पैंट है, वो क्या है? वो सब रेडीमेड गारमेंट्स है। तो जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो क्या होंगे? सेकंड सेकंड के कौन सा प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा? फाइनल गुड्स कहलाएगा, अंतिम उत्पाद कहलाएगा। आई होप यहाँ तक बच्चे को अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो चैलेंजेस है कॉटन टेक्सटाइल के सामने, वो क्या आते हैं। भाई कॉटन टेक्सटाइल उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे। तो सबसे पहला है स्केर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन। तो कई बार क्या होता है कि जो ये उद्योग हैं, इनको अच्छी किस्म का कपास नहीं मिल पाता है, गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पाता है। तो उद्योगों में सबसे पहले क्या समस्या आती है? गुड कॉटन, गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पाता है, स्केसिटी है उसकी, ठीक है, कमी है। देन मेन कॉटन ग्रोइंग बैंड टू पाकिस्तान, जो कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे जो ग्रोइंग एरिया थे वो पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये भी एक स्केसिटी है, ठीक है। देन ओल्ड मशीनरी है, तो हमारी जो उद्योग हैं वहाँ पे जो मशीन है उनके पास वो क्या है? अच्छी नहीं है, पुरानी मशीन है। कई बार क्या होता है, बिजली चली जाती है। देन इरेक्सिटी ऑफ पावर सप्लाई, पावर सप्लाई की कमी होने के कारण भी जो ये कॉटन इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत अच्छे से नहीं चल पाती हैं। देन लो आउटपुट, फिर क्या होता है कि जो लो आउटपुट ऑफ लेबर, यानी कि जो लेबर हैं उनको उनको कम है, उनकी कमी है, अच्छे लेबर नहीं मिल पा रहे हैं इसको लगाने के लिए। देन अब क्या हो गया, आज एट प्रेजेंट पे, आज के ज़माने में क्या हो गया है, बच्चों की जो कॉटन है उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है, किससे? सिंथेटिक मटेरियल से। आज की डेट में बहुत सारा सिंथेटिक मटेरियल आ गया है और लोग कॉटन के बजाय वो सिंथेटिक मटेरियल को यूज़ करने लगे हैं। कॉटन को लोग कम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि कॉटन में बहुत अच्छी आयरन की ज़रूरत होती है, प्रेस की ज़रूरत होती है। अगर वो बिना प्रेस के पहनेंगे तो बहुत कैसा हो जाएगा, लुकता सा हो जाएगा। इसलिए लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं? सिंथेटिक को, पॉलिस्टर को, सिल्क को, उसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि कई बार उसमें बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको लेस मेंटेनेंस है। कॉटन में मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉटन जो कपड़ा होता है उसको में मेंटेनेंस ज़्यादा होती है, इसलिए लोग किसको प्रेफर करते हैं आजकल? सिंथेटिक फाइबर को प्रेफर करते हैं। तो देयर इज़ वेरी टफ कंपटीशन फॉर व्हाट? टफ कंपटीशन फॉर कॉटन। तो आज की डेट में कॉटन के सामने टफ कंपटीशन है, वहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन नहीं मिल पाता है। और अच्छे अच्छे जो मेन क्रॉप एरिया है वो पाकिस्तान में चले गए हैं कट कर। फिर जो इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे जो मशीनरी लगी है बहुत